हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम आईएससी स्पेसिमेन पेपर 2025। अगर प्रीवियस वीडियोस मिस आउट कर चुके हो देन विजिट द चैनल। यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। अगर कोई भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 2 से लेकर 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। डू चेक दैट आउट अगर मिस आउट कर चुके हो। हियर इन दिस वीडियो वी विल कवर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9। First question, what is meant by the following terms with reference to the sources of finance? First one is peer-to-peer funding और second is factoring। दोनों का ही मीनिंग पूछा गया है। अगेन दो दो मार्क के क्वेश्चन हैं तो पिक अप एनी टू। हाउएवर अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए आते हैं देन यू कैन गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स एज वेल। peer to peer funding definition है, peer to peer funding involves direct lending and borrowing between individuals without traditional financial institutions। ये इंडिविजुअल्स आपस में ही फंडिंग करते हैं, लेंडिंग एंड बोरोइंग। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। इसका ऑपरेशन कैसे होता है? ऑपरेशन मतलब डे टू डे बिजनेस। इट ऑपरेट्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट कनेक्ट बोरोवर्स विद इंडिविजुअल लेंडर्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिविजुअल्स और बोरोवर्स कनेक्ट करते हैं और इसी के थ्रू दे एक्सचेंज मनी। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं इसमें? पार्टिसिपेंट्स में होते हैं बोरोवर्स, इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस सीकिंग लोन्स, और लेंडर्स होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, और पीपल विलिंग टू लेंड मनी फॉर रिटर्न्स। जो लोग किसी रिटर्न के लिए पैसे लेंड करना चाहते हैं वो लोग होते हैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स। इसमें रिस्क और रिटर्न्स क्या होते हैं? लेंडर्स अज्यूम द रिस्क एंड अर्न रिटर्न्स थ्रू इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम बोरोवर्स। लेंडर्स रिस्क लेते हैं पैसों का, लेंड करते हैं पैसे, और उसके रिटर्न में उसे इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है फ्रॉम बोरोवर्स। इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं यहाँ पर? इंटरेस्ट रेट्स आर ऑफन डिटरमाइंड बाय द बोरोवर्स क्रेडिट वर्दिनेस। बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस पे डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट कितना होगा। अगेन दैट इज म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन बोथ द लेंडर एंड द बोरोवर। बेनिफिट क्या है? दिस मेथड कनेक्ट्स इंडिविजुअल्स इन नीड विद द कम्युनिटी ऑफ लेंडर्स, potentially benefiting those who may not meet traditional lending criteria। तो जो बिजनेसेस ट्रेडिशनल लेंडिंग क्राइटेरिया या ट्रेडिशनल बोरोइंग क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये फायदेमंद है। यहाँ पर एक कम्युनिटी के संग कनेक्ट हो पाते हैं जो लेंड करना चाहते हैं पैसे, वहां से वो पैसे बोरो कर सकते हैं। इवन लेंडर्स के लिए ये चीज़ लागू होती है। लेंड करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया मीट होना पड़ता है एज पर आरबीआई। वो मीट नहीं कर पाते हैं बट स्टिल दे वांट टू लेंड मनी टू अर्न सम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। सो दिस कनेक्ट्स बोथ द लेंडर एंड द बोरोवर्स। फैक्टरिंग देख लेते हैं। डेफिनेशन है फैक्टरिंग की। फैक्टरिंग इन्वॉल्व सेलिंग अकाउंट्स रिसीवेबल इनवॉइसेस टू अ थर्ड पार्टी नोन एज फैक्टर। तो यहाँ पर सिंपल टर्म में बिजनेस के जो भी अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, कस्टमर से जो पैसे मिलने वाले होते हैं, जो मे बी एट अ लेटर टाइम मिलेंगे 2 महीने 3 महीने बाद, लेकिन बिजनेस को पैसों की जरूरत अभी ही है। सो बिजनेस क्या करती है? अपने सारे अकाउंट रिसीवेबल को वो एक थर्ड पार्टी को वो सेल कर देती है। थर्ड पार्टी को फैक्टर कहा जाता है। वो ड्यू डेट पे जाकर कस्टमर से पैसे कलेक्ट करती है। बिजनेस को यहाँ पे पूरे पैसे नहीं मिलते। फैक्टर अपना कुछ कमीशन डिडक्ट करके ये पैसे देती है बिजनेस को। बिजनेस के लिए फायदा ये है, समय से पहले बिजनेस को पैसे मिल जा रहे हैं। इमीडिएट कैश फ्लो। सो बिजनेसेस यूज फैक्टरिंग टू रिसीव इमीडिएट कैश फ्लो बाय कन्वर्टिंग इनवॉइसेस इनटू कैश। जैसे मैंने कहा, इमीडिएट पैसे मिल जाते हैं उनको समय से पहले, उनके पैसों की जरूरत यहाँ पर मीट कर पाते हैं वो बाय यूजिंग फैक्टरिंग। रिस्क ट्रांसफर क्या होता है? दिस फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ट्रांसफर द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय कस्टमर्स टू द फैक्टर विच टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द पेमेंट। सो यहाँ पर किसी कस्टमर से अगर कुछ पैसे नहीं मिल पाते हैं तो वो रिस्क फैक्टर ले लेता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फैक्टर क्यों कम पैसे देता है व्हेन वो सारे अकाउंट रिसीवेबल खरीदता है। एंड इसीलिए ये फैक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है और फैक्टर पैसे कलेक्ट करता है फ्रॉम द कस्टमर। फीस क्या होती है यहाँ पर? फैक्टर द चार्ज फीस फॉर द सर्विसेज यूजुअली बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल इनवॉइस वैल्यू विद द डिस्काउंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फेस वैल्यू ऑफ द इनवॉइसेस। सो जैसे मैंने कहा, यहाँ पर एक कमीशन एक फीस चार्ज करता है फैक्टर यहाँ पर, और टोटल इनवॉइस वैल्यू जितना भी होता है उसमें से कुछ पैसे डिडक्ट करके वो पेमेंट करती है। कॉमन यूजेज कहाँ पे आता है इसका? फैक्टरिंग इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज विद एक्सटेंडेड पेमेंट टर्म्स प्रोवाइडिंग इमीडिएट कैश फ्लो फॉर बिजनेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज। तो इन इंडस्ट्रीज में काम आता है यहाँ पर जहाँ पे पेमेंट टर्म्स
एक्सटेंडेड होते हैं, बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वहां पर पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है बिजनेसेस को, इसीलिए फैक्टरिंग उनके काम आता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ब्रीफली आउटलाइन द रोल ऑफ जॉब एनालिसिस इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस: रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ना एक चीज याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन में मीनिंग नहीं मांगा है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, या फिर मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस का। यहाँ पर सिंपल मांगा है रोल ऑफ जॉब एनालिसिस इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो रोल ही लिखना है ताकि तुम्हें 2 on 2 मिल सके, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं फर्स्ट वन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जॉब एनालिसिस का क्या रोल होता है यहाँ पर? रियलिस्टिक बेसिस फॉर हायरिंग। Job analysis serves as a realistic basis for hiring employees, ensuring the right fit for the job. जब जॉब एनालिसिस कर लेती है कंपनी, तब वो राइट पर्सन को हायर कर सकती है फॉर द जॉब। सेकंड, गाइडेंस। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स क्लियर गाइडेंस ऑन व्हाट एन एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑन द जॉब। तो पता होता है क्लियरली कि क्या एक्सपेक्टेड है, उसी तरह से वो हायर कर सकती हैं। परफॉर्मेंस फोरकास्ट act as a basis for meaningful forecasting of job performance. जॉब एनालिसिस करके ये समझा जा सकता है कि जॉब परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू के दौरान परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन भी डिस्कस कर सके और सेट कर सके कैंडिडेट्स के संग, सो दैट दे नो दैट क्या करना है और कैसे परफॉर्म करना है। Interview questions and tests. So, job analysis helps in creating job related interview questions and tests tailored to evaluate candidate based on specific job requirements. इसलिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ताकि इंटरव्यू में रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा सके, और जो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे वो भी रेलेवेंट हो, टू सूट, टू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट्स। Alignment ensures alignment between actual demands and expectations of job roles within an organization. जॉब एनालिसिस से अलाइनमेंट हो जाती है बिटवीन एक्चुअल डिमांड, क्या डिमांड कर रही है कंपनी, और एक्सपेक्टेशंस क्या है जॉब रोल से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हो गए जॉब एनालिसिस के रोल्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अगेन यहाँ पर दो दो पॉइंट्स हैं, तो पिकअप एनी टू। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जॉब एनालिसिस का रोल। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। जॉब एनालिसिस से पता चलता है दैट एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग नीड्स क्या है, उस हिसाब से ट्रेनिंग को अरेंज किया जा सकता है उनके लिए। कंटेंट एंड करिकुलम डिजाइनिंग असिस्ट इन डिजाइनिंग द कंटेंट एंड करिकुलम ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जॉब एनालिसिस से पता चलेगा दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम का कंटेंट क्या होगा, करिकुलम क्या होगा। Targeted training programs. Then job analysis facilitates the creation of targeted training programs that address the specific skill gaps. अगर उस जॉब को करने के लिए कोई अगर स्किल में गैप है, कैंडिडेट्स नीड टू एनहांस सर्टेन स्किल्स, तो जॉब एनालिसिस से पता चलता है और उसी के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम को टारगेट किया जा सकता है, सो दैट द स्किल गैप्स कैन बी फिल्ड। एंड इवैल्यूएशन एंड मॉडिफिकेशन helps in evaluation of training programs and further modifications to enhance effectiveness. जॉब एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है, वेदर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज सफिशिएंट गुड इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, और अगर फर्दर मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है टू इनहांस द इफेक्टिवनेस, वो किया जा सकता है। So these are the points for this question. Let's have a look at the next one, question number 8. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक पिक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे लेबल किया हुआ है ABCDE। हमें आइडेंटिफाई करना है ए से लेकर डी तक सारे एलिमेंट्स क्या है, और रोमन 2 में पूछा गया है इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट ई इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो एज फॉर द क्वेश्चन, फ्रॉम द इमेज इट इज क्लियर दैट एलिमेंट ए है सेंडर, जो मैसेज सेंड करता है, मैसेज को इनिशिएट करता है। एलिमेंट बी है एनकोडिंग, जहाँ पे वो मैसेज को कन्वर्ट करता है यूजिंग वर्ड्स, सिंबल्स, पिक्चर्स। एलिमेंट सी है चैनल और मीडियम जिसके थ्रू वो मैसेज को भेजेगा, लाइक वर्बल, रिटन या विजुअल कम्युनिकेशन। एलिमेंट डी है रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करता है और इंटरप्रेट करता है दैट सेंडर क्या कहना चाहता है। रोमन 2, एलिमेंट ई जो है दैट इज फीडबैक, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन में। वही पूछा गया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला, जजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। फीडबैक से पता चलता है रिसीवर ने मैसेज को सही से समझा या नहीं।
इसलिए रिसीवर का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Two-way communication, it creates a dialogue enabling both parties to engage and clarify misunderstandings. अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों पार्टी आपस में कनेक्ट करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नंबर 3, enhanced relationship building. Continuous feedback fosters trust and strengthens relationship. अगर कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता रहेगा, कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटी दोनों अगर सही तरह से मैसेज करते हैं, देन दोनों के बीच में ट्रस्ट डेवलप होगा और रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, फीडबैक कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व इश्यूज प्रॉम्प्टली। कोई भी अगर इश्यूज हैं, गैप्स हैं अंडरस्टैंडिंग में, वो भी आराम से फीडबैक के थ्रू रिजॉल्व हो सकती हैं। Adaptation to audience. It allows sender to adjust the message based on receiver's response. रिसीवर के रिस्पॉन्स के हिसाब से सेंडर अपना मैसेज को एडजस्ट कर सकता है। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फीडबैक ensures that both parties are on the same page, promoting clear communication. फीडबैक के थ्रू ये इंश्योर किया जा सकता है that both the parties, sender and receiver, are on the same page, मतलब they have the same understanding. इसलिए फीडबैक बहुत जरूरी है। Let's move on to question number 9. देख लेते हैं उसका आंसर। ABC Limited, a well-known IT firm, has opened a new branch in Ahmednagar. In order to maintain their standards, the company is committed to hiring the best brains in the field. Best talent को वो hire करना चाहती है। As the HR manager of ABC Limited, suggest any two strategies that the firm can use to attract suitable candidates and justify your suggestion. कोई भी दो strategy बतानी है यहाँ पर। Again, there could be more. हम दोनों ही देखेंगे। एक 4 मार्क आंसर के लिए दो स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, और अगर ये लॉन्ग आंसर में आता है, देन व्हाट कुड बी द अदर स्ट्रैटेजीज। पहली स्ट्रैटेजी है एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट से वाइड रीच पाया जा सकता है, टारगेटेड कैंपेन्स किए जा सकते हैं, और क्रेडिबिलिटी एंड ब्रांड बिल्डिंग किया जा सकता है। वाइड रीच क्या है? By placing advertisements in newspapers, industry magazines, and online job portals, ABC Limited can reach a larger audience. Large number of people तक reach कर सकती है, including both active and passive job seekers. जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं और जो पैसिवली जॉब ढूंढ रहे हैं, दोनों को ही रीच आउट किया जा सकता है। टारगेटेड कैंपेन्स क्या है? एडवर्टीजमेंट्स कैन बी टेलर्ड, मतलब कस्टमाइज्ड, टू हाईलाइट द यूनिक एस्पेक्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग एट एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड में काम करने के बेनिफिट्स और यूनिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, such as company culture, growth opportunities and competitive compensation packages, इन सबको हाईलाइट करके टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। एंड नंबर थर्ड, credibility and brand building. Well designed advertisements reinforce company's brand and reputation in the industry, attracting top talent who are looking for stable and reputable employers. So जो candidates stable and reputable employers ढूंढ रहे हैं, through advertisements they can find the companies which are credible and have a reputation in the market, in the industry. देख लेते हैं सेकंड, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट है कॉलेज में जाकर रिक्रूट करना, कॉलेज से फ्रेश टैलेंट को हायर करना। सो नंबर 1 इज एक्सेस टू फ्रेश टैलेंट। Engaging in campus recruitment allows the company to tap into a pool of fresh graduates who are eager to start their careers and bring innovative ideas and enthusiasm to the workplace. तो straight away इन fresh pool of talent को tap किया जा सकता है through campus recruitment. सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव। कैंपस रिक्रूटमेंट कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल हायरिंग मेथड्स, क्योंकि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टिपिकली हैव डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल्स दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस। उनके पास प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, मतलब प्लेसमेंट टीम होती है जो पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है, जिससे टाइम और पैसे दोनों को ही बचत होती है कंपनीज के लिए। Long term relationships. Building strong relationships with educational institutions can create a pipeline of talent for future recruitment needs, ensuring a steady supply of skilled professionals. कॉलेज के संग टाई अप रहने से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जहां पर जब भी जरूरत हो वह तभी फ्रेश टैलेंट कॉलेज से लाए जा सकते हैं। एक स्टडी सप्लाई यहाँ पर मिल सकती है कंपनीज को। So, by implementing these strategies, ABC Limited can attract and hire the best brains in the field, maintaining their high standards and ensuring the success of their new branch in Ahmednagar. देख लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, then if we need to include more points, then what could be the other points that we should include?
नंबर 3 है प्लेसमेंट एजेंसीज, एक्सपर्टीज एंड नेटवर्क. Placement agencies have the expertise in sourcing and screening candidates as well as an extensive network of potential hires. This can help ABC Limited quickly find suitable candidates who match the company's requirements. इनके पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स का पूल रेडी होता है जिससे वो सुटेबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और ये कंपनीज को सोर्सिंग और स्क्रीनिंग में हेल्प कर सकते हैं ताकि कंपनीज कैन फाइंड सुटेबल कैंडिडेट्स वेरी इजीली. नंबर 2, टाइम सेविंग. प्लेसमेंट एजेंसीज को यूज करने से टाइम और रिसोर्सेज दोनों की बचत होती है, क्योंकि एजेंसीज इनिशियल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट के सारे प्रोसेसेस हैंडल कर लेती है, जिससे कंपनी कैन फोकस ऑन इंटरव्यूइंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स. तो लास्ट के राउंड्स जैसे इंटरव्यू राउंड हो गए, वहां पर कंपनी फोकस कर सकती है सिर्फ, और फटाफट रिसोर्सेज हायर कर सकती है. Flexibility है. Placement agencies can provide both permanent and temporary staffing solutions, offering flexibility to meet the company's varying needs. दोनों ही रिसोर्सेज पाए जा सकते हैं, टेम्पररी और परमानेंट. टेम्पररी हो गए कॉन्ट्रैक्चुअल रिसोर्सेज, जिससे कंपनी कैन फुलफिल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स. एंड नंबर 4 है ई रिक्रूटमेंट, एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस. ई रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, एंड कंपनीज ओन वेबसाइट, they provide an efficient and convenient way to post job openings and receive applications from broad range of candidates. इन पोर्टल्स के थ्रू ब्रॉड रेंज ऑफ कैंडिडेट से एप्लीकेशंस मिल जाते हैं. Advanced tools. These platforms they offer advanced tools for filtering and shortlisting candidates based on specific criteria, streamlining the recruitment process. इन पोर्टल्स पे फिल्टरिंग ऑप्शंस होते हैं, जैसा एक्सपीरियंस चाहिए, जो स्किल सेट्स चाहिए, उसके बेसिस पे फिल्टर करके द कंपनीज कैन shortlist the candidates basis that and then call them for interview and selection process. Global reach. E-recruitment allows the company to attract talent from different geographical locations, increasing the diversity and quality of the candidate pool. ये सारे tools globally accessible है, so wide range of candidates from different locations can be tapped, can be attracted, helps the company to increase the diversity and quality of the candidates. So ये सारे questions हो गए till question number 9. Stay tuned, ऐसे और भी videos आने वाले हैं for your complete preparation for the board examination. सब्सक्राइब बटन हिट कर दो ताकि वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए. दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.